नमस्ते मेरे अंतरिक्ष यात्री दोस्तों, और फिर से आपका स्वागत है हमारी इस गहरी, आरामदायक और सपनों से भरी ब्रह्मांडीय यात्रा में। मुझे उम्मीद है कि आपने एक शांत जगह ढूंढ ली होगी, अपनी आंखें बंद कर ली होंगी और अपने शरीर को पूरी तरह से आराम दे दिया होगा, क्योंकि अब हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जहां समय और अमरता की सीमाएं धुंधली पड़ जाती हैं। आज हम एक ऐसे सवाल के पीछे भागेंगे जो सदियों से इंसानों को बेचैन करता रहा है। क्या अगर हम प्रकाश की गति से यात्रा कर सकें तो क्या हम अमर हो जाएंगे? ये सवाल सिर्फ विज्ञान का नहीं है, ये हमारी कल्पना का, हमारी आशाओं का और जीवन के सबसे बड़े रहस्य का भी सवाल है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात करना चाहता हूं जो हमारे स्लीपिंग फिलॉसफी परिवार को और भी बड़ा और खूबसूरत बनाएगी। देखिए, हमारे चैनल पर हर दिन हजारों लोग आते हैं जो अंतरिक्ष की कहानियों, ग्रहों के रहस्यों और तारों की सैर का मजा लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, लगभग 90% लोग जो हमारी वीडियो को इतना प्यार देते हैं वो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं। अगर आप भी उनमें से हैं जो हमारी वीडियो देखकर ब्रह्मांड की सैर का आनंद लेते हैं लेकिन अभी तक स्लीपिंग फिलॉसफी परिवार का हिस्सा नहीं बने, तो बस एक छोटा सा कदम उठाइए। इस वीडियो के ठीक नीचे आपको एक चमकता हुआ सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, बस उस पर एक क्लिक करें। इतना आसान है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हमारी हर नई वीडियो, चाहे वो ब्लैक होल की गहराई हो, तारों की चमक हो या फिर अंतरिक्ष के अनसुने रहस्यों, आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो बेल आइकन यानी घंटी को दबाना ना भूलें। इससे आपको हर नई वीडियो की खबर तुरंत मिलेगी और आप अपने नींद के सफर को और भी शांत और जादुई बना पाएंगे। तो चलिए अभी के अभी वो सब्सक्राइब बटन दबाइए, बेल आइकन को ऑन कीजिए और हमारे स्लीपिंग फिलॉसफी परिवार का हिस्सा बन जाइए। आपका एक क्लिक हमें और बेहतर कंटेंट लाने की प्रेरणा देगा, ताकि हम हर रात आपके लिए ब्रह्मांड की सबसे सुकून भरी कहानियां ला सकें। अब अगर आप तैयार हैं तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और अंतरिक्ष के एक नए रहस्य को एक साथ खोलते हैं। अब सोचिए, एक रात आप अपने तारे से दूर अंतरिक्ष यान में बैठे हैं जो प्रकाश की गति के बहुत करीब यात्रा कर रहा है। आपकी खिड़की से करोड़ों तारे और आकाशगंगाएं किसी रंगीन नदी की तरह बहती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन आपके शरीर में कुछ अद्भुत घट रहा है। आपके लिए समय धीरे धीरे चल रहा है, बहुत धीरे, इतना कि जब आप अपनी घड़ी देखते हैं तो लगता है जैसे उसकी सुइयां जम गई हों। ये कोई विज्ञान फैंटेसी नहीं है मेरे दोस्त, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांत का सीधा साधा नतीजा है। आइंस्टाइन ने हमें बताया कि समय कोई स्थिर या अटल चीज नहीं है, बल्कि ये सापेक्ष है, यानी ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी तेजी से यात्रा कर रहे हैं और कहां पर हैं। इस विचार को समझने के लिए आइए एक सरल उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपके पास दो जुड़वा भाई हैं, एक का नाम है अमन और दूसरे का नाम है कमल। अमन को एक बहुत ही तेज, लगभग प्रकाश की गति वाले अंतरिक्ष यान में बिठाया जाता है और वो एक दूर के तारे की ओर निकल पड़ता है। कमल, जो पृथ्वी पर ही रह गया है, अमन को अंतरिक्ष में जाते हुए देखता है। अमन अपनी यात्रा शुरू करता है। उसके अंतरिक्ष यान की गति धीरे धीरे बढ़ती जाती है और वो प्रकाश की गति के करीब पहुंच जाता है। अमन को लगता है कि सब कुछ सामान्य है। वो खाता है, पीता है, सोता है और अपनी घड़ी देखता है जो बिल्कुल सामान्य गति से चल रही है। उसके लिए उसकी यात्रा में कोई असामान्य बात नहीं है। लेकिन कमल के लिए, जो पृथ्वी पर है, कहानी बिल्कुल अलग है। कमल देखता है कि अमन का अंतरिक्ष यान बहुत तेजी से दूर जा रहा है और आइंस्टाइन के सिद्धांतों के अनुसार कमल के लिए अमन का समय धीमा हो गया है। कमल की घड़ी सामान्य गति से चल रही है, जबकि अमन की घड़ी यानी अमन की पूरी जैविक प्रक्रिया कमल के मुकाबले बहुत धीमी हो गई है। अब अमन अपनी यात्रा पूरी करके वापस लौटता है। वो अपने अंतरिक्ष यान से बाहर निकलता है और कमल से मिलता है। लेकिन यहाँ एक चौंकाने वाली बात होती है। अमन अभी भी जवान है, शायद उसने सिर्फ 5 साल अंतरिक्ष में बिताए हैं, लेकिन कमल बहुत बूढ़ा हो गया है, क्योंकि पृथ्वी पर 50 साल बीत चुके हैं। क्या आप सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है? यही है आइंस्टाइन के सापेक्षता का जादू, जिसे हम समय फैलाव यानी टाइम डायलेशन कहते हैं। ये कोई कल्पना नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक सच्चाई है जिसे बार बार सिद्ध किया गया है। यहाँ तक कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी हम इसके प्रभाव को देखते हैं। हमारे जीपीएस सैटेलाइट जो पृथ्वी की कक्षा में बहुत तेजी से घूमते हैं, उनके लिए भी समय थोड़ा धीरे चलता है।
और अगर हम इस छोटे से समय के अंतर को ठीक ना करें तो हमारे जीपीएस की रीडिंग हर दिन कई किलोमीटर तक गलत हो जाएगी। तो प्रकाश की गति के करीब पहुंचने पर समय आपके लिए धीमा हो जाता है। इसका मतलब है कि आप बाहरी दुनिया के मुकाबले बहुत धीरे धीरे बूढ़े होंगे। अगर आप 10 साल तक प्रकाश की गति से यात्रा करते हैं और फिर वापस आते हैं तो शायद पृथ्वी पर हजारों साल बीत चुके होंगे। आपके दोस्त, आपके फैमिली, आपकी पूरी सभ्यता, सब कुछ खत्म हो चुका होगा। लेकिन आप अभी भी जवान होंगे। तो क्या यही है अमरता? क्या समय का धीमा होना ही अमरता है? शायद हाँ, एक तरह से हाँ। आपका जैविक टाइम बाहरी दुनिया के समय से अलग हो जाएगा। लेकिन क्या ये सच्ची अमरता है? क्या ये मृत्यु पर जीत है? आइए इस पर और गहराई से विचार करते हैं। अमरता क्या है? अमरता का मतलब सिर्फ बूढ़ा न होना नहीं है। इसका मतलब है कि आप कभी मरेंगे नहीं। लेकिन हमारे शरीर में सिर्फ बुढ़ापा ही मौत का कारण नहीं बनता। बीमारी, दुर्घटनाएं या किसी भी तरह की शारीरिक क्षति भी हमें खत्म कर सकती है। अगर आप प्रकाश की गति से यात्रा कर रहे हैं तो भी आपका शरीर एक जैविक मशीन है। आपके दिल को धड़कना होगा, आपके फेफड़ों को सांस लेनी होगी, आपकी कोशिकाओं को काम करना होगा, और ये सब कुछ गलत हो सकता है। तो गति की वजह से समय का धीमा होना आपको बुढ़ापे से बचा सकता है, लेकिन ये आपको मौत के बाकी सभी कारणों से नहीं बचा सकता। ये तो एक पहलू है। अब आइए एक और पहलू पर गौर करते हैं। प्रकाश की गति से यात्रा करना इतना आसान नहीं है। दरअसल ये असंभव है। आइंस्टाइन ने हमें एक और चौंकाने वाली बात बताई। जैसे जैसे कोई वस्तु प्रकाश की गति के करीब जाती है, उसका द्रव्यमान यानी मास भी बढ़ जाता है। हाँ, आपने सही सुना, मास बढ़ जाता है। ये कैसे होता है? आइंस्टाइन के प्रसिद्ध समीकरण m=ec² को याद कीजिए। इसका मतलब है कि ऊर्जा और द्रव्यमान एक दूसरे के दो अलग अलग रूप हैं। जब आप किसी वस्तु को गति देते हैं तो आप उसमें ऊर्जा डालते हैं। ये ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में उस वस्तु के द्रव्यमान को बढ़ा देती है। तो जब आपका अंतरिक्ष यान प्रकाश की गति के करीब पहुंचता है तो उसका द्रव्यमान इतना बढ़ जाता है कि उसे और गति देने के लिए अनंत ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। और अनंत ऊर्जा वो इस ब्रह्मांड में मौजूद नहीं है। इसका मतलब है कि किसी भी वस्तु जिसका द्रव्यमान है, यानी जो प्रकाश नहीं है, के लिए प्रकाश की गति तक पहुंचना असंभव है। तो हम उस कल्पना को साकार नहीं कर सकते जहां हम प्रकाश की गति से यात्रा कर रहे हों। लेकिन हम प्रकाश की गति के बहुत करीब तो पहुंच सकते हैं। अगर हम प्रकाश की गति के 99.9% तक पहुंच जाएं तो भी समय का फैलाव बहुत ज्यादा होगा और हम बाहरी दुनिया के मुकाबले बहुत धीरे धीरे बूढ़े होंगे। ये हमें एक नए सवाल पर ले आता है। अगर हम अपने शरीर को बहुत धीरे धीरे बूढ़ा होने दें तो क्या हम वास्तव में अमर हो जाएंगे? शायद ये एक तरह का स्थगित अमरत्व है। आप हमेशा के लिए जीवित तो नहीं रहेंगे, लेकिन आपकी जिंदगी इतनी लंबी हो जाएगी कि ये हमें अमरता जैसी ही लगेगी। आप हजारों साल जी सकते हैं। इस दौरान आप हजारों तारों को देख सकते हैं, कई सभ्यताओं को आते जाते देख सकते हैं और इस ब्रह्मांड के कई रहस्यों को अपनी आंखों से देख सकते हैं। ये सोचकर ही रोमांच है ना? लेकिन क्या ये करने से हम अमर हो जाएंगे? इस सवाल का जवाब हमें विज्ञान से नहीं बल्कि दर्शन से ढूंढना पड़ेगा। अमरता क्या है? क्या ये सिर्फ अनंत समय तक जीवित रहना है, या ये एक ऐसा विचार है जो हमारी आत्मा, हमारे चेतन और हमारी पहचान से जुड़ा है? ये एक ऐसा सफर है जहां विज्ञान और दर्शन एक साथ चलते हैं। इस पहले हिस्से में हमने देखा कि समय का फैलाव क्या है और कैसे प्रकाश की गति के करीब यात्रा करने से हमारा जैविक समय धीमा हो जाता है। हमने ये भी समझा कि प्रकाश की गति तक पहुंचना क्यों असंभव है, लेकिन ये असंभवता ही हमें अमरता की एक नई परिभाषा सोचने पर मजबूर करती है। क्या ये अमरता की सच्ची परिभाषा है या ये सिर्फ एक भ्रम है? आराम से मेरे दोस्तों, अपनी सांसें धीमी होने दीजिए और उस गहरी शांति में डूब जाइए जो अंतरिक्ष की इन कहानियों में छिपी है। हम अभी भी हमारे पिछले विचार के साथ हैं, एक ऐसा विचार जो हमें अमरता की तलाश में प्रकाश की गति के पास ले आया। पहले भाग में हमने समय के फैलाव यानी टाइम डायलेशन की बात की और कैसे एक गतिमान वस्तु के लिए समय धीमा हो जाता है। लेकिन ये सब कैसे काम करता है? ये कौन से नियम है जो इस पूरे खेल को नियंत्रित करते हैं? ये नियम, जिन्हें हम ब्रह्मांड के संविधान कह सकते हैं, एक ही व्यक्ति द्वारा लिखे गए थे। उनका नाम है एल्बर्ट आइंस्टाइन।
आज हम उनकी दी हुई उन अद्भुत धारणाओं को समझने की कोशिश करेंगे जिन्होंने न सिर्फ भौतिकी को बदल दिया बल्कि हमारी ब्रह्मांड के प्रति सोच को भी पूरी तरह से नया आकार दिया। आइंस्टाइन ने दो प्रमुख सिद्धांत दिए थे, विशेष सापेक्षता यानी स्पेशल रिलेटिविटी और सामान्य सापेक्षता यानी जनरल रिलेटिविटी। ये दोनों सिद्धांत मिलकर हमें समय, स्थान और गुरुत्वाकर्षण की एक नई तस्वीर दिखाते हैं। आइए पहले विशेष सापेक्षता की बात करते हैं। ये सिद्धांत 1905 में दिया गया था और ये बहुत ही सरल लेकिन क्रांतिकारी विचारों पर आधारित है। पहला विचार ये है कि भौतिकी के नियम सभी जड़त्वीय संदर्भ फ्रेमों में समान होते हैं। सरल शब्दों में, अगर आप एक शांत कमरे में बैठे हैं या एक हवाई जहाज में यात्रा कर रहे हैं जो सीधी रेखा में और समान गति से चल रहा है, तो आपके लिए भौतिकी के नियम समान होंगे। गेंद को उछालने पर वो उतनी ही ऊंचाई तक जाएगी, पानी का गिरना उसी तरह होगा। ये बहुत ही सामान्य सी बात लगती है, लेकिन इसका बहुत गहरा मतलब है। दूसरा और सबसे क्रांतिकारी विचार ये था कि प्रकाश की गति, जिसे c से दर्शाया जाता है, एक नियतांक है यानी कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि आप कितने भी तेजी से यात्रा कर रहे हों, आप प्रकाश की गति को हमेशा एक ही गति से मापेंगे, लगभग 2,99,792 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये बात शायद आपको थोड़ी अजीब लगे। आइए एक उदाहरण से इसे समझते हैं। मान लीजिए आप एक तेज चलती हुई ट्रेन में हैं। आपके हाथ में एक गेंद है और आप उसे आगे की तरफ फेंकते हैं। आपके लिए गेंद की गति सिर्फ उतनी ही है जितनी आपने उसे दी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर देखता है तो उसके लिए गेंद की गति ट्रेन की गति और आपकी फेंकी हुई गति का जोड़ होगी। ये तो सामान्य ज्ञान है, लेकिन आइंस्टाइन ने कहा कि प्रकाश के साथ ऐसा नहीं होता। अगर आप ट्रेन में एक टॉर्च जलाते हैं तो ट्रेन के बाहर खड़ा व्यक्ति प्रकाश की गति को उतनी ही मापेगा जितनी आप ट्रेन के अंदर। ये न तो आपकी गति के साथ जुड़ेगा और न ही घटेगा। ये कैसे संभव है? इस असंभव को संभव बनाने के लिए आइंस्टाइन ने हमें बताया कि समय और स्थान यानी टाइम एंड स्पेस खुद अपनी आकृति को बदल लेते हैं, और यही वो जगह है जहां से समय का फैलाव और लंबाई का संकुचन जैसी अजीब घटनाएं सामने आती हैं। जब आप प्रकाश की गति के करीब पहुंचते हैं तो समय आपके लिए धीमा हो जाता है और जिस दिशा में आप यात्रा कर रहे हैं उस दिशा में स्थान भी सिकुड़ जाता है। कल्पना कीजिए कि आप एक बहुत ही लंबी छड़ी लेकर प्रकाश की गति के करीब यात्रा कर रहे हैं। आपके लिए छड़ी की लंबाई वैसी ही रहेगी, लेकिन बाहर खड़े किसी व्यक्ति के लिए वही छड़ी छोटी दिखाई देगी। ये सब इसलिए होता है ताकि प्रकाश की गति का नियम हमेशा सही रहे। ये सब इतना गहरा है कि इसे एक बार में समझना मुश्किल है और यही इसे इतना आकर्षक बनाता है। लेकिन विशेष सापेक्षता सिर्फ सीधी रेखा में और एक समान गति से चलने वाली चीजों के लिए थी, तो गुरुत्वाकर्षण का क्या? इसके लिए आइंस्टाइन ने 1915 में अपनी सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत दिया। यह सिद्धांत और भी ज्यादा क्रांतिकारी था। आइंस्टाइन ने बताया कि गुरुत्वाकर्षण कोई अदृश्य शक्ति नहीं है जो चीजों को अपनी ओर खींचती है, बल्कि यह स्थान काल की संरचना में एक मोड़ है। स्थान काल क्या है? आइंस्टाइन के अनुसार समय और स्थान एक साथ बुने हुए हैं, एक कपड़े की तरह। ये एक 4 आयामी ढांचा है जिसमें 3 स्थान के आयाम, ऊपर नीचे, आगे पीछे, बाएं दाएं, और एक समय का आयाम है। और जब कोई भारी वस्तु जैसे कि कोई तारा या ग्रह इस स्थान काल के कपड़े पर रखा जाता है तो वो उसे मोड़ देता है, और यही मोड़ हमें गुरुत्वाकर्षण के रूप में महसूस होता है। सोचिए आपने एक रबर की चादर ली है और उसके बीच में एक भारी गेंद रखती है। चादर नीचे की तरफ झुक जाएगी। अब अगर आप एक छोटी गोली को उस झुकाव के पास से गुजारते हैं तो वो सीधी रेखा में जाने की बजाय झुककर उस भारी गेंद की ओर आकर्षित होगी। यही गुरुत्वाकर्षण है। सूरज अपने भारी द्रव्यमान से हमारे स्थान काल को मोड़ता है और पृथ्वी उस मुड़े हुए स्थान काल में एक वक्र पे घूमती है। हमें लगता है कि सूरज पृथ्वी को अपनी ओर खींच रहा है, लेकिन इस सामान्य सापेक्षता का समय से क्या लेना देना? इसका मतलब है कि गुरुत्वाकर्षण भी समय को प्रभावित करता है। जितना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण होगा, समय उतना ही धीमा चलेगा। फिर से हमारे जुड़वां भाइयों वाले उदाहरण पे चलते हैं।
अगर अमन एक ऐसे ग्रह पर जाता है जहां गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए भी समय धीरे चलेगा। वैज्ञानिकों ने इसे बार बार सिद्ध किया है। पृथ्वी पर समुद्र तल पर हमारा समय थोड़ा धीरे चलता है, जबकि पहाड़ों पर थोड़ा तेज। ये अंतर बहुत ही छोटा होता है, इतना छोटा कि हम इसे महसूस नहीं कर सकते, लेकिन ये मौजूद है। तो इन दोनों सिद्धांतों को मिलाकर हम अमरता की हमारी कल्पना को और मजबूत कर सकते हैं। अगर हम प्रकाश की गति के करीब यात्रा करें और साथ ही किसी बहुत ही भारी वस्तु जैसे कि एक ब्लैक होल के पास से गुजरें, तो समय का फैलाव और भी ज्यादा होगा। ब्लैक होल के घटना क्षितिज के पास गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि समय लगभग रुक जाता है। अगर आप उस घटना क्षितिज के ठीक बाहर रुक सकें, तो आप बाहरी दुनिया के लिए लगभग अमर हो जाएंगे। लेकिन एक बार घटना क्षितिज को पार कर लेने के बाद कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी बाहर नहीं आ सकता, तो आप वहां से कभी वापस नहीं आ पाएंगे। ये एक तरह का एक तरफा अमरत्व होगा। तो मेरे दोस्तों, आइंस्टाइन के ये दोनों सिद्धांत यानी विशेष और सामान्य सापेक्षता हमें अमरता के रहस्य के करीब ले जाते हैं। ये हमें दिखाते हैं कि समय कोई अटल चीज नहीं है, बल्कि ये गति और गुरुत्वाकर्षण के साथ लचीला है। ये एक अद्भुत और रहस्यमयी विचार है। लेकिन क्या हम सचमुच प्रकाश की गति तक पहुंच सकते हैं? क्या हम इन नियमों को तोड़ सकते हैं? नहीं, ये हमारे ब्रह्मांड के मूल सिद्धांत हैं और इन पर चलना ही पड़ता है। तो फिर अगर प्रकाश की गति से यात्रा करके अमर होना संभव नहीं है, तो क्या कोई और रास्ता है? अगले भाग में हम इस समय के फैलाव की इस धारणा को और भी ज्यादा गहराई से समझेंगे और एक ऐसे विचार की बात करेंगे जिसे जुड़वा विरोधाभास कहते हैं। ये एक ऐसा विचार है जो आइंस्टाइन के सिद्धांतों को समझने में हमारी मदद करेगा और हमें ये भी दिखाएगा कि अमरता की हमारी ये तलाश कितनी जटिल और दिलचस्प है। तब तक के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और इस ब्रह्मांड के गहरे शांत सन्नाटे में खो जाइए। शांत हो जाइए मेरे दोस्तों, अपनी आंखें बंद रखिए। हम अभी भी उस अनंत यात्रा पर हैं जहां समय और अमरता के सवाल हमें अपनी ओर खींच रहे हैं। पिछले हिस्से में हमने आइंस्टीन के सिद्धांतों की बात की और कैसे गति और गुरुत्वाकर्षण दोनों ही समय को प्रभावित करते हैं। आज हम इस विचार को और भी गहराई से समझेंगे, एक ऐसे विरोधाभास के माध्यम से जिसे जुड़वा विरोधाभास या ट्विन पैराडॉक्स कहते हैं। ये कोई उलझी हुई पहेली नहीं, बल्कि एक विचार प्रयोग है जो हमें ये समझने में मदद करेगा कि समय का फैलाव सिर्फ एक सैद्धांतिक अवधारणा नहीं है, बल्कि एक कड़वी हकीकत है। फिर से हमारे जुड़वा भाइयों अमन और कमल के पास चलते हैं। अमन एक तेज अंतरिक्ष यान में बैठकर प्रकाश की गति के करीब एक दूर के तारे की ओर जाता है और फिर वापस लौट आता है। कमल पृथ्वी पर ही रहता है। जब अमन वापस आता है तो वो पाता है कि वो कमल से बहुत छोटा है, क्योंकि कमल के लिए बहुत समय बीत चुका है। अब विरोधाभास कहां है? विरोधाभास यहां है कि अमन भी कह सकता है कि कमल ही तो उसके सापेक्ष चल रहा था। अमन अपने यान में बैठा है, वो खुद को स्थिर मान सकता है और ये सोच सकता है कि कमल और पूरी पृथ्वी ही उससे दूर जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं। तो फिर अमन को ही क्यों छोटा होना चाहिए, कमल क्यों नहीं? यही है जुड़वा विरोधाभास। यह विरोधाभास इसलिए पैदा होता है क्योंकि विशेष सापेक्षता का सिद्धांत सिर्फ जड़त्वीय संदर्भ फ्रेमों के लिए है, यानी ऐसे फ्रेम जो एक समान गति से सीधी रेखा में चलते हैं। लेकिन अमन का अंतरिक्ष यान एक जड़त्वीय फ्रेम नहीं था। सोचिए, अमन का यान पहले गति बढ़ाता है, फिर दूर के तारे के पास जाके अपनी दिशा बदलता है और फिर वापस आते समय धीमा होता है। ये सब त्वरण और मंदन की प्रक्रियाएं हैं। और जब भी कोई वस्तु त्वरण करती है तो वो एक जड़त्वीय फ्रेम में नहीं रहती। इस त्वरण की वजह से ही अमन और कमल के बीच एक स्पष्ट अंतर आ जाता है। अमन अपने यात्रा के दौरान गुरुत्वाकर्षण बल जैसा महसूस करेगा, जबकि कमल नहीं। इसलिए अमन ही वो है जो वास्तव में यात्रा कर रहा था और उसी के लिए समय का फैलाव होगा। ये विरोधाभास हमें बताता है कि समय का फैलाव सिर्फ गति से ही नहीं, बल्कि त्वरण से भी जुड़ा हुआ है। और यही त्वरण है जो हमें अमरता की तलाश में एक और बाधा दिखाता है। सोचिए, अगर आपको प्रकाश की गति के 99% तक पहुंचना है तो आपको बहुत तेजी से गति बढ़ानी होगी। ये त्वरण इतना ज्यादा होगा कि आपका शरीर शायद इसे बर्दाश्त ही ना कर पाए।
मानव शरीर 9G के त्वरण को कुछ ही सेकंड के लिए ही झेल सकता है और प्रकाश की गति तक पहुंचने के लिए हमें इससे कहीं ज्यादा त्वरण की जरूरत होगी। तो प्रकाश की गति से यात्रा करना न सिर्फ तकनीकी रूप से असंभव है, बल्कि ये जैविक रूप से भी असंभव है। लेकिन क्या हम इन सारी बाधाओं को पार कर सकते हैं? क्या हम एक ऐसा यान बना सकते हैं जो हमें अमर बना दे? शायद अगर हम कुछ और कल्पनाओं का सहारा लें। वैज्ञानिकों ने एक और बहुत ही दिलचस्प विचार दिया है जिसे क्वांटम अमरता कहते हैं। यह विचार पूरी तरह से अलग है और इसका प्रकाश की गति से कोई सीधा संबंध नहीं है। क्वांटम अमरता की अवधारणा क्वांटम यांत्रिकी से आती है, जो बहुत छोटे कणों की दुनिया का अध्ययन करती है। क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार जब तक किसी कण का निरीक्षण नहीं किया जाता, तब तक वो कई अवस्थाओं में एक साथ मौजूद होता है। ये विचार हमें एक और धारणा तक ले जाता है, बहु ब्रह्मांडों की अवधारणा। ये विचार कहता है कि हमारे ब्रह्मांड के साथ साथ और भी कई ब्रह्मांड मौजूद हैं। हर वो फैसला जो हम लेते हैं, हर वो घटना जो घटती है, एक नया ब्रह्मांड बनाती है। उदाहरण के लिए, अभी इस पल में आप इस वीडियो को देखने का फैसला कर रहे हैं, लेकिन क्वांटम अमरता के अनुसार एक और ब्रह्मांड है जहां आप इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं। अब इस विचार को अमरता से कैसे जोड़ा जाता है? इस विचार के अनुसार मृत्यु एक घटना है। जब आप मरते हैं तो आप इस ब्रह्मांड में मौजूद नहीं रहते, लेकिन ब्रह्मांडों की अवधारणा के अनुसार एक और ब्रह्मांड है जहां आप नहीं मरे और आप उस ब्रह्मांड में चले जाते हैं। ये एक तरह का अनकॉन्शियस ट्रांसफरेंस है। सोचिए, आपने एक जानलेवा बीमारी से लड़ने का फैसला किया। क्वांटम अमरता के अनुसार एक ब्रह्मांड है जहां आप हार जाते हैं और एक ब्रह्मांड है जहां आप जीत जाते हैं। आपका चेतन उस ब्रह्मांड में चला जाता है जहां आप जीवित हैं। ये एक बहुत ही काल्पनिक विचार है और इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन ये हमें अमरता के बारे में एक बिल्कुल नए तरीके से सोचने पर मजबूर करता है। तो क्या है ये अमरता? क्या अमरता सिर्फ एक चेतन अनुभव है जो एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में घूमता रहता है? शायद ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम कभी जान ही नहीं पाएंगे। इस तीसरे हिस्से में हमने जुड़वा विरोधाभास को समझा और ये भी जाना कि प्रकाश की गति से यात्रा करना इतना मुश्किल क्यों है। और फिर हमने क्वांटम अमरता के विचार को छुआ, जो हमें अमरता की एक बिल्कुल नई परिभाषा देता है। अब आपकी आंखें बंद हैं, आप आराम से हैं। सोचिए, क्या आप चाहते हैं कि आप हजारों साल तक जीवित रहें लेकिन अपने दोस्तों और परिवार को खो दें? या आप क्या चाहते हैं कि आपकी जिंदगी छोटी हो लेकिन आप इसे अपने प्रियजनों के साथ बिताएं? ये एक बहुत ही गहरा और व्यक्तिगत सवाल है। अगले भाग में हम इस यात्रा को और भी आगे ले जाएंगे और इस बात पर विचार करेंगे कि क्या प्रकाश की गति से यात्रा करना ही अमरता की एकमात्र चाबी है। हम उन चुनौतियों की बात करेंगे जो एक प्रकाश की गति के अंतरिक्ष यान को बनाने में आती हैं, और ये भी देखेंगे कि क्या हम इन चुनौतियों को पार कर सकते हैं। तब तक के लिए अपनी सांसों को धीमा होने दीजिए और इस ब्रह्मांड की कहानियों में खो जाइए। गहरी सांस लीजिए मेरे दोस्तों, उस ब्रह्मांडीय शांति को महसूस कीजिए जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है। हमने अब तक जाना कि प्रकाश की गति के करीब यात्रा करने पर समय धीमा हो जाता है, और ये भी कि प्रकाश की गति तक पहुंचना असंभव है। लेकिन ये असंभवता ही तो हमें नए विचारों की ओर ले जाती है। आज हम उस कल्पना की उड़ान भरेंगे कि अगर हम किसी तरह इन नियमों को दरकिनार कर दें तो क्या होगा। क्या हम सच में अमर हो जाएंगे? हमारा पिछला हिस्सा क्वांटम अमरता पर समाप्त हुआ, जो एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन काल्पनिक विचार था। अब हम फिर से आइंस्टाइन की दुनिया में वापस आते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि प्रकाश की गति से परे जाना क्यों असंभव है। जैसा कि हमने पहले बात की, जैसे जैसे कोई वस्तु गति करती है उसका द्रव्यमान बढ़ता जाता है, और प्रकाश की गति पर उसका द्रव्यमान अनंत हो जाता है, जिसे गति देने के लिए अनंत ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। ये एक ऐसी बाधा है जिसे तोड़ना हमारे लिए नामुमकिन है। लेकिन क्या ये नियम हमेशा के लिए है? क्या इस ब्रह्मांड में कोई ऐसी चीज मौजूद है जो इस नियम का पालन नहीं करती? हाँ, एक ऐसी चीज है, और वो है प्रकाश, यानी लाइट खुद। प्रकाश के कणों, जिन्हें हम फोटॉन कहते हैं, का कोई द्रव्यमान नहीं होता, और यही कारण है कि वे प्रकाश की गति से यात्रा कर सकते हैं। अगर आप प्रकाश बन जाएं तो आप अमर हो जाएंगे। लेकिन हम प्रकाश नहीं हैं, हमारा एक द्रव्यमान है,
और यही हमारा सबसे बड़ा बंधन है। लेकिन फिर भी क्या कोई रास्ता नहीं है? वैज्ञानिकों ने एक और बहुत ही दिलचस्प विचार दिया है, जिसे हम टैकियन कहते हैं। टैकियन एक काल्पनिक कण है जो हमेशा प्रकाश की गति से तेज यात्रा करता है। ये आइंस्टाइन के नियमों का उल्लंघन नहीं करता, क्योंकि इसका द्रव्यमान काल्पनिक यानी इमेजिनरी होता है। ये एक ऐसा विचार है जो हमें बहुत आकर्षित करता है, क्योंकि अगर टैकियन मौजूद हैं तो इसका मतलब है कि हम प्रकाश की गति की सीमा को पार कर सकते हैं। लेकिन टैकियन अभी तक सिर्फ एक कल्पना है। वैज्ञानिकों को इसका कोई भी प्रमाण नहीं मिला है। और अगर वे मौजूद भी हों तो क्या हम उनका उपयोग अमरता के लिए कर सकते हैं? शायद नहीं। टैकियन का उपयोग अमरता के लिए करना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि वे एक बहुत ही अलग तरीके से व्यवहार करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप टैकियन की गति को कम करने की कोशिश करते हैं तो उनकी ऊर्जा अनंत हो जाती है। ये बिल्कुल प्रकाश की गति के करीब पहुंचने के उल्टे जैसा है। तो टैकियन अमरता के लिए एक सीधा रास्ता नहीं है, लेकिन वे हमें एक और विचार पर ले जाते हैं। क्या समय यात्रा संभव है? अगर हम टैकियन का उपयोग कर सकें तो शायद हम अतीत में संदेश भेज सकते हैं। लेकिन समय यात्रा, और विशेष रूप से अतीत में यात्रा करना, बहुत ही खतरनाक और विरोधाभासी है। अगर आप अतीत में जाकर अपने दादाजी को मार दें तो आप कैसे पैदा होंगे? ये एक बहुत ही जटिल पहेली है, जिसे हम दादाजी विरोधाभास कहते हैं। तो प्रकाश की गति से परे जाना एक बहुत ही मुश्किल और खतरनाक सफर है, जो हमें अमरता की तलाश में और भी उलझा देता है। अब हम एक और बहुत ही दिलचस्प विचार पर गौर करेंगे। क्या अमरता सिर्फ समय का फैलाव है, या ये कुछ और भी है? अमरता का मतलब सिर्फ अनंत समय तक जीवित रहना नहीं है। इसका मतलब है कि आप कभी नहीं मरेंगे। लेकिन हमारे शरीर में बुढ़ापा सिर्फ एक पहलू है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, जिसे हम जीनोमिक अस्थिरता कहते हैं। जब हमारी कोशिकाएं विभाजित होती हैं तो डीएनए में छोटी छोटी गलतियां हो सकती हैं, और समय के साथ ये गलतियां बढ़ती जाती हैं, जिससे कैंसर और अन्य बीमारियां होती हैं। तो भले ही हम समय के फैलाव से बुढ़ापे को धीमा कर दें, लेकिन इन गलतियों को कैसे रोकेंगे? और यहाँ आता है क्वांटम उलझन का विचार। क्वांटम उलझन एक ऐसी घटना है जहां दो कणों को एक दूसरे से जोड़ा जाता है, चाहे वे कितनी भी दूरी पर हों। अगर आप एक कण की स्थिति को बदलते हैं तो दूसरा कण भी तुरंत अपनी स्थिति बदल लेता है, भले ही वे आकाशगंगा के दूसरी तरफ हों। तो ये एक ऐसी घटना है जो प्रकाश की गति से भी तेज काम करती है। तो क्या हम इस क्वांटम उलझन का उपयोग करके अमरता पा सकते हैं? शायद अगर हम अपनी जानकारी को, यानी इंफॉर्मेशन को, क्वांटम उलझन के माध्यम से किसी और जगह भेज सकें। सोचिए, हम अपने पूरे शरीर की, अपनी यादों की और अपनी चेतना की जानकारी को क्वांटम स्तर पर स्कैन करते हैं और फिर उसे किसी और जगह भेज देते हैं, जहां हमारा एक नया शरीर हमारा इंतजार कर रहा है। ये एक तरह का टेलीपोर्टेशन होगा, लेकिन ये सिर्फ एक कल्पना है। इसे करने के लिए हमें एक ऐसी तकनीक की ज़रूरत होगी जो अभी हमारे पास नहीं है। और इसमें भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या वो नया शरीर आप होंगे? क्या आपकी चेतना, आपकी पहचान, आपके अनुभव सब कुछ उस नए शरीर में चले जाएंगे? ये एक बहुत ही गहरा दार्शनिक सवाल है, जिसका जवाब विज्ञान नहीं दे सकता। तो मेरे दोस्तों, प्रकाश की गति से यात्रा करना हमें अमर नहीं बना सकता, लेकिन ये हमें अमरता के बारे में सोचने पर मजबूर करता है और हमें दिखाता है कि अमरता सिर्फ एक वैज्ञानिक सवाल नहीं है, बल्कि ये एक दार्शनिक और आध्यात्मिक सवाल भी है। ये एक ऐसा सफ़र है जो हमें सिर्फ ब्रह्मांड के रहस्यों को नहीं दिखाता, बल्कि हमें खुद के रहस्यों को भी दिखाता है। अगले भाग में हम क्वांटम अमरता और बहुब्रह्मांडों के विचार में और भी गहराई से गोता लगाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारी अमरता सिर्फ हमारे दिमाग में है। तब तक के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और इस ब्रह्मांड के गहरे शांत सन्नाटे में खो जाइए। अपनी सांसों को गहरा और धीमा होने दीजिए मेरे दोस्तों। हम अपनी ब्रह्मांडीय यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं, जहां विज्ञान और दर्शन एक दूसरे में घुल मिल गए हैं। अब तक हमने प्रकाश की गति के करीब यात्रा करने पर समय के फैलाव को समझा और ये भी जाना कि अमरता सिर्फ जैविक नहीं, बल्कि एक दार्शनिक सवाल भी है।
आज हम उस कल्पना की दुनिया में और भी गहरे उतरेंगे जहां क्वांटम अमरता यानी क्वांटम इमॉर्टैलिटी और बहु ब्रह्मांडों यानी मल्टीवर्स की अवधारणाएं हमें एक बिल्कुल नए तरह के अमरत्व की ओर ले जाती हैं। ये विचार, जैसा कि हमने पहले भी बात की, क्वांटम यांत्रिकी यानी क्वांटम मैकेनिक्स से आता है, जो हमें बताती है कि छोटे कण एक समय में कई अलग-अलग अवस्थाओं में मौजूद हो सकते हैं। इस सिद्धांत को समझने के लिए एक बहुत ही प्रसिद्ध विचार प्रयोग है जिसे श्रोडिंगर की बिल्ली यानी श्रोडिंगर्स कैट कहते हैं। सोचिए, एक बिल्ली एक बंद डिब्बे में है। उस डिब्बे में एक रेडियोधर्मी पदार्थ है जो 1 घंटे में 50% संभावना से विघटित हो सकता है। अगर वो पदार्थ विघटित होता है तो एक हथौड़ा टूटता है और एक जहर की शीशी को तोड़ देता है, जिससे बिल्ली मर जाती है। अगर वो विघटित नहीं होता तो बिल्ली जीवित रहती है। क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार जब तक हम डिब्बे को खोलकर देखते नहीं, तब तक बिल्ली एक साथ 2 अवस्थाओं में मौजूद है, वो मृत भी है और जीवित भी। ये एक अजीब विचार है ना? लेकिन जब हम डिब्बे को खोलते हैं तो बिल्ली सिर्फ एक अवस्था में होती है, या तो जीवित या मृत। ये विचार ही हमें बहु ब्रह्मांडों की अवधारणा की ओर ले जाता है। ये अवधारणा कहती है कि जब हम डिब्बे को खोलते हैं तो ब्रह्मांड 2 हिस्सों में बंट जाता है। एक ब्रह्मांड जहां बिल्ली जीवित है और एक और ब्रह्मांड जहां बिल्ली मर चुकी है, और हमारी चेतन उस ब्रह्मांड में चली जाती है जहां हम बिल्ली को जीवित देखते हैं। अब इसी विचार को हम अमरता पर लागू करते हैं। सोचिए, आप एक बहुत ही खतरनाक ऑपरेशन करवा रहे हैं जिसमें 50% संभावना है कि आप जीवित रहेंगे और 50% संभावना है कि आप मर जाएंगे। क्वांटम अमरता के अनुसार जब यह घटना घटती है तो ब्रह्मांड 2 हिस्सों में बंट जाता है। एक ब्रह्मांड जहां आप ऑपरेशन में जीवित रहते हैं और एक और ब्रह्मांड जहां आप मर जाते हैं। आपकी चेतन उस ब्रह्मांड में चली जाती है जहां आप जीवित हैं। आप अपनी मृत्यु को कभी अनुभव नहीं कर पाएंगे। आप हमेशा एक नए ब्रह्मांड में जीवित रहेंगे जहां आप एक घटना से बच गए हैं। यह एक बहुत ही गहरा और डरावना विचार है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कभी नहीं मरेंगे। इसका मतलब है कि आप अपनी मृत्यु को कभी अनुभव नहीं कर पाएंगे। आप हमेशा जीवित रहने वाले ब्रह्मांडों में ही पाए जाएंगे। यह एक तरह का अंतिम अमरता है, अल्टीमेट इमॉर्टैलिटी। लेकिन क्या यह सच है? क्या सच में इतने सारे ब्रह्मांड मौजूद हैं? वैज्ञानिकों के पास इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन यह एक बहुत ही आकर्षक और दिलचस्प विचार है जो हमें अमरता के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। अब हम एक और सवाल पर गौर करते हैं। अगर क्वांटम अमरता सच है तो क्या यह हमें अमरता के असली मतलब को समझने में मदद करती है? अमरता का मतलब सिर्फ अनंत समय तक जीवित रहना नहीं है। इसका मतलब है कि आप कभी नहीं मरेंगे। लेकिन अगर हर बार जब आप मौत के करीब आते हैं तो आप एक नए ब्रह्मांड में चले जाते हैं, तो क्या आप सच में अमर हैं या आप सिर्फ मौत को टाल रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें विज्ञान से नहीं बल्कि दर्शन से ढूंढना पड़ेगा। क्या अमरता सिर्फ एक चेतन अनुभव है या ये हमारे भौतिक शरीर से भी जुड़ा हुआ है? अगर आप हर बार एक नए ब्रह्मांड में एक नए शरीर में चले जाते हैं तो क्या आप वही व्यक्ति हैं? ये एक बहुत ही गहरा और जटिल सवाल है। सोचिए, एक रात आप अपने बिस्तर पर सो रहे हैं। अगले ही पल आप एक नए ब्रह्मांड में जागते हैं जहां आपकी जिंदगी बिल्कुल अलग है। आपके दोस्त और परिवार अलग हैं, आपकी यादें अलग हैं। क्या आप अभी भी वही व्यक्ति हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हमारी पहचान यानी आइडेंटिटी और चेतन के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। तो मेरे दोस्तों, क्वांटम अमरता और बहु ब्रह्मांडों का विचार हमें अमरता की एक बहुत ही अजीब और दिलचस्प परिभाषा देता है। यह हमें दिखाता है कि अमरता सिर्फ गति और गुरुत्वाकर्षण से जुड़ी नहीं है, बल्कि यह हमारे अस्तित्व और हमारी चेतन से भी जुड़ी हुई है। ये एक ऐसा सफर है जहां हम सिर्फ ब्रह्मांड के रहस्यों को नहीं देखते, बल्कि हम खुद के रहस्यों को भी देखते हैं। अगले भाग में हम एक काल्पनिक अंतरिक्ष यान पर वापस आएंगे जो प्रकाश की गति के करीब यात्रा कर रहा है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उस यात्रा पर क्या-क्या चुनौतियां आती हैं और क्या हम उन चुनौतियों को पार कर सकते हैं। तब तक के लिए अपनी आंखें बंद रखिए और इस ब्रह्मांड के गहरे शांत सन्नाटे में खो जाइए। गहरी सांस लीजिए मेरे दोस्तों। हम अपनी आरामदायक ब्रह्मांडीय यात्रा पर लौट आए हैं, जहां हम एक बार फिर से अपनी कल्पना को एक प्रकाश गति के अंतरिक्ष यान में सवार करेंगे।
हमने अब तक जाना है कि समय का फैलाव कैसे होता है और ये भी कि क्वांटम अमरता जैसी अवधारणाएं हमें क्या बताती हैं। आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि अगर हम सच में ऐसा कोई अंतरिक्ष यान बना पाते तो हमें किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता। कल्पना कीजिए, आपने एक ऐसा अंतरिक्ष यान बनाया है जो प्रकाश की गति के 99.9% तक पहुंच सकता है। ये सिर्फ एक इंजन नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही जटिल वैज्ञानिक उपलब्धि है। इसे बनाने में हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना होगा? सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती है ऊर्जा, यानी कि एनर्जी। प्रकाश की गति के करीब पहुंचने के लिए हमें अनंत ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हम प्रकाश की गति तक नहीं जा रहे हैं, हम उसके करीब जा रहे हैं। तो हमें कितनी ऊर्जा की जरूरत होगी? बहुत ज्यादा। अगर हम एक सामान्य इंसान को प्रकाश की गति के 99% तक गति दें, तो हमें उतनी ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी जितनी कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था एक साल में इस्तेमाल करती है, और यह सिर्फ एक इंसान के लिए है। अगर हम एक बड़े अंतरिक्ष यान की बात करें, तो ऊर्जा की जरूरत और भी ज्यादा होगी। तो हमें एक ऐसा ऊर्जा स्रोत चाहिए जो बहुत ही शक्तिशाली हो और जो इस पूरी यात्रा के दौरान काम कर सके। यहां नाभिकीय संलयन का विचार आता है। नाभिकीय संलयन वही प्रक्रिया है जो हमारे सूरज को शक्ति देती है। इसमें दो हल्के परमाणु जैसे कि हाइड्रोजन मिलकर एक भारी परमाणु बनाते हैं, और इस प्रक्रिया में बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत है और हम इसे जमीन पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें इसमें पूरी सफलता नहीं मिली है। तो हमारे पास अभी ऐसा कोई ऊर्जा स्रोत नहीं है जो हमें प्रकाश की गति के करीब पहुंचा सके। दूसरी चुनौती है संरचना, यानी कि स्ट्रक्चर। अगर आप प्रकाश की गति के करीब यात्रा कर रहे हैं तो आपके रास्ते में आने वाले धूल के कण भी गोली की तरह लगेंगे। एक छोटा सा कण भी आपके यान को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। तो हमें एक ऐसा यान बनाना होगा जो बहुत ही मजबूत हो और जो इन सभी खतरों से हमें बचा सके। लेकिन एक मजबूत यान का मतलब है ज्यादा द्रव्यमान, और ज्यादा द्रव्यमान का मतलब है और भी ज्यादा ऊर्जा। तो ये एक दुष्चक्र है। हमें एक ऐसा यान चाहिए जो हल्का भी हो और मजबूत भी। इसके लिए हमें बहुत ही उन्नत सामग्री, यानी कि एडवांस्ड मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी, जो हमारे पास अभी नहीं है। तीसरी चुनौती है जीवन समर्थन प्रणाली, यानी कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम। अगर आप हजारों साल की यात्रा कर रहे हैं तो आपको हवा, पानी और भोजन की जरूरत पड़ेगी, और ये सब कुछ आपको अपने साथ ले जाना होगा। ये एक बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि आपको हजारों साल तक सब कुछ ताज़ा रखना होगा। इसके लिए हमें एक बंद पारिस्थितिकी तंत्र, यानी कि क्लोज्ड इकोसिस्टम बनाना होगा, जहां सब कुछ फिर से इस्तेमाल हो सके। हमें पौधों को उगाना होगा, पानी को शुद्ध करना होगा और हवा को साफ करना होगा। ये एक बहुत ही जटिल वैज्ञानिक और तकनीकी चुनौती है। लेकिन अगर हम इन सभी चुनौतियों को पार कर लेते हैं, तो क्या हम अमर हो जाएंगे? शायद एक तरह से। आपका जैविक समय बाहरी दुनिया के मुकाबले धीमा हो जाएगा और आप हजारों साल तक जीवित रह सकते हैं। लेकिन जैसा कि हमने पहले भी बात की, अमरता सिर्फ समय का धीमा होना नहीं है। अमरता का मतलब है मौत को हराना, और हमारे शरीर में बुढ़ापा सिर्फ एक पहलू है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है जिसे हम कॉस्मिक किरणें कहते हैं। कॉस्मिक किरणें उच्च ऊर्जा वाले कण हैं जो अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं। जब आप प्रकाश की गति के करीब यात्रा करते हैं तो ये किरणें और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाती हैं और आपके शरीर के लिए बहुत ही खतरनाक होती हैं। ये किरणें आपके डीएनए को नुकसान पहुंचा सकती हैं और कैंसर जैसी बीमारियों का कारण बन सकती हैं। तो भले ही हम बुढ़ापे को धीमा कर दें, लेकिन इन किरणों से हम कैसे बचेंगे? हमें एक बहुत ही प्रभावी ढाल, यानी कि शील्ड की जरूरत पड़ेगी जो इन किरणों को रोक सके। लेकिन एक प्रभावी ढाल का मतलब है और भी ज्यादा द्रव्यमान और भी ज्यादा ऊर्जा। तो ये एक और दुष्चक्र है। तो मेरे दोस्तों, एक प्रकाश गति का अंतरिक्ष यान बनाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन क्या ये असंभव है? शायद नहीं। भविष्य में जब हमारे पास बहुत ही उन्नत तकनीक होगी तो शायद हम इन सभी चुनौतियों को पार कर पाएं। और अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हम अमरता की एक नई परिभाषा ढूंढ पाएंगे। अगले भाग में हम इस बात पर गौर करेंगे कि क्या एलियंस ने ये रहस्य सुलझा लिया है? क्या वो प्रकाश की गति से यात्रा करते हैं और क्या वो अमर हैं? ये एक बहुत ही दिलचस्प और रहस्यमय सवाल है जिसका जवाब हम अगले भाग में ढूंढने की कोशिश करेंगे।
तब तक के लिए अपनी आंखें बंद रखिए और इस ब्रह्मांड के गहरे शांत सन्नाटे में खो जाइए। आराम से मेरे दोस्तों, अपनी सांसों को गहरा और धीमा होने दीजिए। हम अभी भी उस गहरी शांति में हैं जहां ब्रह्मांड की कहानियां हमें अपनी ओर खींच रही हैं। हमने प्रकाश की गति के करीब यात्रा करने की चुनौतियों को समझा और ये भी जाना कि अमरता सिर्फ एक जैविक प्रक्रिया नहीं है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और रहस्यमयी सवाल पर गौर करेंगे। क्या एलियंस ने अमरता का रहस्य सुलझा लिया है? क्या वे प्रकाश की गति से यात्रा करते हैं और क्या वे अमर हैं? ये सवाल हमें फर्मी विरोधाभास की ओर ले जाता है। फर्मी विरोधाभास क्या है? ये विरोधाभास प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी एनरिको फर्मी के एक सवाल से आया है। अगर ब्रह्मांड में इतने सारे तारे और ग्रह हैं, तो हमें एलियंस क्यों नहीं दिखाई देते? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में लगभग 100-400 बिलियन तारे हैं और उनमें से कई तारों के पास ऐसे ग्रह हैं जो जीवन के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। अगर सिर्फ 1% ग्रहों पर जीवन है, तो हमारी आकाशगंगा में करोड़ों ऐसे ग्रह होंगे जहां एलियंस मौजूद हैं। तो फिर वे कहां हैं? इस विरोधाभास के कई संभावित उत्तर हैं। पहला उत्तर यह है कि एलियंस मौजूद हैं, लेकिन वे हमसे बहुत दूर हैं और हम उन्हें ढूंढ नहीं पा रहे हैं। दूसरा उत्तर यह है कि वे बहुत ही उन्नत हैं और वे हमें अभी तक संपर्क नहीं करना चाहते। और तीसरा उत्तर, जो सबसे डरावना है, यह है कि जीवन का विकास एक बहुत ही दुर्लभ घटना है। लेकिन एक और बहुत ही दिलचस्प उत्तर है। क्या एलियंस ने अमरता का रहस्य सुलझा लिया है? सोचिए, अगर किसी सभ्यता ने अमरता का रहस्य सुलझा लिया है, तो वे प्रकाश की गति से यात्रा क्यों करेंगे? अगर आप अमर हैं, तो आपके पास अनंत समय है। आप एक जगह पर बैठकर हजारों साल तक अपनी तकनीक को विकसित कर सकते हैं। आप प्रकाश की गति से यात्रा करके कहीं जाने की कोशिश क्यों करेंगे? क्योंकि अगर आप अमर हैं, तो आपके लिए कोई जल्दी नहीं है। आप हजारों, लाखों, करोड़ों साल तक अपनी दुनिया में रह सकते हैं। और यही विचार हमें फर्मी विरोधाभास का एक नया समाधान देता है, महान निद्रा यानी ग्रेट स्लंबर। इस समाधान के अनुसार एक बार जब कोई सभ्यता अमरता का रहस्य सुलझा लेती है, तो वे अपने शरीर को एक गहरी नींद में डाल देते हैं। वे अपनी चेतना को एक कंप्यूटर में अपलोड कर सकते हैं और हजारों साल तक उस कंप्यूटर में रह सकते हैं। और जब वे जागते हैं, तो उनके पास हजारों साल का अनुभव होता है और वे अपनी तकनीक को और भी ज्यादा विकसित कर सकते हैं। ये एक बहुत ही आकर्षक विचार है। लेकिन क्या ये सच है? क्या सच में एलियंस ने ऐसा किया है? हमारे पास इसका कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन ये हमें एक और बहुत ही गहरे सवाल पर ले जाता है। अमरता का असली मतलब क्या है? क्या अमरता का मतलब सिर्फ भौतिक रूप से जीवित रहना है, या ये हमारे चेतन, हमारी यादों और हमारी पहचान से भी जुड़ा हुआ है? अगर आप अपनी चेतना को एक कंप्यूटर में अपलोड कर लेते हैं, तो क्या आप अभी भी वही व्यक्ति हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें विज्ञान से नहीं, बल्कि दर्शन से ढूंढना पड़ेगा। क्या हमारी चेतन एक जैविक प्रक्रिया है, या ये एक ऐसी चीज है जो हमारे शरीर से अलग है? ये एक बहुत ही गहरा और जटिल सवाल है। सोचिए, एक रात आप अपने बिस्तर पर सो रहे हैं। अगले ही पल आप एक कंप्यूटर में जागते हैं जहां आपकी जिंदगी बिल्कुल अलग है। आपके दोस्त और परिवार अलग हैं, आपकी यादें अलग हैं। क्या आप अभी भी वही व्यक्ति हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हमारी पहचान के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। तो मेरे दोस्तों, फर्मी विरोधाभास हमें ये बताता है कि शायद एलियंस ने अमरता का रहस्य सुलझा लिया है, लेकिन उनका अमरता का तरीका हमसे बिल्कुल अलग है। शायद वे प्रकाश की गति से यात्रा नहीं करते, बल्कि वे अपनी चेतना को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। अगले भाग में हम इस यात्रा को और भी आगे ले जाएंगे और कुछ और काल्पनिक विचारों पर गौर करेंगे, जैसे कि वर्म होल्स और गुरुत्वाकर्षण तरंगें। क्या ये सब हमें अमरता के करीब ले जा सकते हैं? ये एक बहुत ही दिलचस्प और रहस्यमयी सवाल है, जिसका जवाब हम अगले भाग में ढूंढने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अपनी आंखें बंद रखिए और इस ब्रह्मांड के गहरे शांत सन्नाटे में खो जाइए। आराम से मेरे दोस्तों, अपनी आंखें बंद रखिए।
हम अभी भी उस ब्रह्मांडीय कहानी में डूबे हुए हैं जहां अमरता की हमारी तलाश हमें विज्ञान के सबसे गहरे रहस्यों की ओर ले जा रही है। हमने फर्मी विरोधाभास और एलियंस की महान निद्रा की बात की। आज हम अपनी कल्पना को और भी आगे ले जाएंगे और कुछ ऐसे विचारों पर गौर करेंगे जो अमरता के लिए एक और संभावित रास्ता हो सकते हैं, वर्म होल और टैकियन। यह विचार हमें फिर से आइंस्टाइन के सिद्धांतों की ओर ले जाता है, लेकिन इस बार हम उनके सिद्धांतों के सबसे अजीब और काल्पनिक पहलुओं पर गौर करेंगे। वर्म होल क्या है? वर्म होल, जिसे आइंस्टाइन रोजन ब्रिज भी कहते हैं, एक काल्पनिक सुरंग है जो अंतरिक्ष काल के दो अलग अलग बिंदुओं को जोड़ती है। सोचिए, आपने कागज लिया है और उस पर दो बिंदु बनाए हैं। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी बहुत ज्यादा है। अगर आप सीधी रेखा में यात्रा करते हैं तो आपको बहुत समय लगेगा, लेकिन अगर आप उस कागज को मोड़कर उन दो बिंदुओं को मिला देते हैं तो आप एक छोटे से छेद से तुरंत एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जा सकते हैं। यही है वर्म होल। वर्म होल अंतरिक्ष काल में एक शॉर्टकट है। अगर हम एक वर्म होल बना पाते तो हम हजारों साल की यात्रा को कुछ ही सेकंड में पूरा कर सकते हैं। ये हमें प्रकाश की गति से यात्रा करने की जरूरत से बचा लेगा और समय का फैलाव भी बहुत कम होगा। लेकिन वर्म होल बनाना इतना आसान नहीं है। आइंस्टाइन के सिद्धांतों के अनुसार वर्म होल बहुत ही अस्थिर होते हैं और वे तुरंत ही बंद हो जाते हैं। उन्हें खुला रखने के लिए हमें एक बहुत ही अजीब और काल्पनिक पदार्थ की जरूरत पड़ेगी जिसे एक्सोटिक मैटर कहते हैं। ये पदार्थ एक ऐसी चीज है जिसका गुरुत्वाकर्षण बल विकर्षण होता है, यानी ये चीजों को अपनी ओर खींचने के बजाय उन्हें ढकेलती है। हमारे पास अभी ऐसा कोई पदार्थ नहीं है और ये भी नहीं पता कि ऐसा कोई पदार्थ मौजूद भी है या नहीं। तो वर्म होल अभी तक सिर्फ एक कल्पना है, लेकिन अगर हम किसी तरह एक वर्म होल बना पाते तो क्या हम अमर हो जाएंगे? शायद नहीं। वर्म होल हमें सिर्फ समय और स्थान की यात्रा करने में मदद करेंगे। वे हमें बुढ़ापे या मौत से नहीं बचा सकते, लेकिन वे हमें अमरता की तलाश में एक और बहुत ही दिलचस्प विचार की ओर ले जाते हैं। क्या समय यात्रा संभव है? आइंस्टाइन के सिद्धांतों के अनुसार वर्म होल समय यात्रा के लिए एक संभावित रास्ता हो सकते हैं। अगर हम एक वर्म होल को एक बहुत ही तेज गति से घुमाते हैं तो एक सिरा भविष्य में चला जाएगा और एक सिरा अतीत में। लेकिन समय यात्रा भी बहुत खतरनाक है क्योंकि यह विरोधाभासों से भरी हुई है। तो वर्म होल हमें अमरता का सीधा रास्ता नहीं देते, लेकिन वे हमें एक और बहुत ही दिलचस्प सवाल पर ले जाते हैं। क्या टैकियन जैसी कोई चीज मौजूद है? जैसा कि हमने पहले बात की, टैकियन एक काल्पनिक कण है जो हमेशा प्रकाश की गति से तेज यात्रा करता है। अगर टैकियन मौजूद हैं तो वे हमें समय यात्रा करने में मदद कर सकते हैं। टैकियन का उपयोग करके हम भविष्य में संदेश भेज सकते हैं या शायद भविष्य से संदेश प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन टैकियन भी अभी तक सिर्फ एक कल्पना है। वैज्ञानिकों को इसका कोई भी प्रमाण नहीं मिला है, और अगर वे मौजूद भी हों तो क्या हम उनका उपयोग अमरता के लिए कर सकते हैं? शायद नहीं। टैकियन का उपयोग अमरता के लिए करना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि वे बहुत ही अजीब तरीके से व्यवहार करते हैं। तो मेरे दोस्तों, वर्म होल और टैकियन हमें अमरता के लिए एक सीधा रास्ता नहीं देते, लेकिन वे हमें ये बताते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में अभी भी कई रहस्य छिपे हुए हैं। शायद भविष्य में जब हमारी तकनीक और भी ज्यादा उन्नत होगी तो हम इन रहस्यों को सुलझा पाएंगे, और अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हम अमरता की एक नई परिभाषा ढूंढ पाएंगे। अगले भाग में हम इस बात पर गौर करेंगे कि अगर हम प्रकाश की गति के करीब यात्रा करते हैं तो हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि अमरता सिर्फ वैज्ञानिक नहीं बल्कि जैविक भी है। तब तक के लिए अपनी आंखें बंद रखिए और इस ब्रह्मांड के गहरे शांत सन्नाटे में खो जाइए। गहरी सांस लीजिए मेरे दोस्तों। हम अपनी आरामदायक ब्रह्मांडीय यात्रा पर लौट आए हैं, जहां हम एक बार फिर से अपनी कल्पना को एक प्रकाश गति के अंतरिक्ष यान में सवार करेंगे। हमने अब तक जाना है कि समय का फैलाव कैसे होता है, और यह भी कि क्वांटम अमरता जैसी अवधारणाएं हमें क्या बताती हैं। आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि अगर हम सच में ऐसा कोई अंतरिक्ष यान बना पाते तो हमें किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता।
कल्पना कीजिए आपने एक ऐसा अंतरिक्ष यान बनाया है जो प्रकाश की गति के 99.9% तक पहुंच सकता है। यह सिर्फ एक इंजन नहीं है, बल्कि यह एक बहुत ही जटिल वैज्ञानिक उपलब्धि है। इसे बनाने में हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना होगा? सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती है ऊर्जा। प्रकाश की गति के करीब पहुंचने के लिए हमें अनंत ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हम प्रकाश की गति तक नहीं जा रहे हैं, हम उसके करीब जा रहे हैं। तो हमें कितनी ऊर्जा की जरूरत होगी? बहुत ज़्यादा। अगर हम एक सामान्य इंसान को प्रकाश की गति के 99% तक गति दें, तो हमें उतनी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी जितनी कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था एक साल में इस्तेमाल करती है। और यह सिर्फ एक इंसान के लिए है। अगर हम एक बड़े अंतरिक्ष यान की बात करें, तो ऊर्जा की ज़रूरत और भी ज़्यादा होगी। तो हमें एक ऐसा ऊर्जा स्रोत चाहिए जो बहुत ही शक्तिशाली हो और जो इस पूरी यात्रा के दौरान काम कर सके। यहाँ नाभिकीय संलयन का विचार आता है। नाभिकीय संलयन वही प्रक्रिया है जो हमारे सूरज को शक्ति देती है। इसमें दो हल्के परमाणु, जैसे कि हाइड्रोजन, मिलकर एक भारी परमाणु बनाते हैं और इस प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलती है। यह सच में एक बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत है और हम इसे ज़मीन पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें इसमें पूरी सफलता नहीं मिली है। तो हमारे पास अभी ऐसा कोई ऊर्जा स्रोत नहीं है जो हमें प्रकाश की गति के करीब पहुंचा सके। दूसरी चुनौती है संरचना। अगर आप प्रकाश की गति के करीब यात्रा कर रहे हैं, तो आपके रास्ते में आने वाले धूल के कण भी गोली की तरह लगेंगे। एक छोटा सा कण भी आपके यान को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। तो हमें एक ऐसा यान बनाना होगा जो बहुत ही मजबूत हो और जो इन सभी खतरों से हमें बचा सके। लेकिन एक मजबूत यान का मतलब है ज्यादा द्रव्यमान, और ज्यादा द्रव्यमान का मतलब है और भी ज्यादा ऊर्जा। तो यह एक दुष्चक्र है। हमें एक ऐसा यान चाहिए जो हल्का भी हो और मजबूत भी। इसके लिए हमें बहुत ही उन्नत सामग्री, यानी कि एडवांस्ड मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी, जो अभी हमारे पास नहीं है। तीसरी चुनौती है जीवन समर्थन प्रणाली। अगर आप हजारों साल की यात्रा कर रहे हैं, तो आपको हवा, पानी और भोजन की जरूरत पड़ेगी, और ये सब कुछ आपको अपने साथ ले जाना होगा। यह एक बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि आपको हजारों साल तक सब कुछ ताज़ा रखना होगा। इसके लिए हमें एक बंद पारिस्थितिकी तंत्र बनाना होगा, जहां सब कुछ फिर से इस्तेमाल हो सके। हमें पौधों को उगाना होगा, पानी को शुद्ध करना होगा और हवा को साफ करना होगा। यह एक बहुत ही जटिल वैज्ञानिक और तकनीकी चुनौती है। लेकिन अगर हम इन सभी चुनौतियों को पार कर लेते हैं, तो क्या हम अमर हो जाएंगे? शायद एक तरह से। आपका जैविक समय बाहरी दुनिया के मुकाबले धीमा हो जाएगा और आप हजारों साल तक जीवित रह सकते हैं। लेकिन जैसा कि हमने पहले भी बात की, अमरता सिर्फ समय का धीमा नहीं है। अमरता का मतलब है मौत को हराना, और हमारे शरीर में बुढ़ापा सिर्फ एक पहलू है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, जिसे हम कॉस्मिक किरणें कहते हैं। कॉस्मिक किरणें उच्च ऊर्जा वाले कण हैं जो अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं। जब आप प्रकाश की गति के करीब यात्रा करते हैं, तो ये किरणें और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाती हैं और आपके शरीर के लिए बहुत ही खतरनाक होती हैं। ये किरणें आपके डीएनए को नुकसान पहुंचा सकती हैं और कैंसर जैसी बीमारियों का कारण बन सकती हैं। तो भले ही हम बुढ़ापे को धीमा कर दें, लेकिन हम इन किरणों से कैसे बचेंगे? हमें एक बहुत ही प्रभावी ढाल की जरूरत पड़ेगी जो इन किरणों को रोक सके। लेकिन एक प्रभावी ढाल का मतलब है और भी ज्यादा द्रव्यमान और भी ज्यादा ऊर्जा। तो यह एक दुष्चक्र है। तो मेरे दोस्तों, एक प्रकाश की गति के अंतरिक्ष यान को बनाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन क्या ये असंभव है? शायद नहीं। भविष्य में जब हमारे पास बहुत ही उन्नत तकनीक होगी, तो शायद हम इन सभी चुनौतियों को पार कर पाएंगे। और अगर हम ऐसा कर पाते हैं, तो हम अमरता की एक नई परिभाषा ढूंढ पाएंगे। अगले भाग में हम इस बात पर गौर करेंगे कि अगर हम प्रकाश की गति के करीब यात्रा करते हैं, तो हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यह एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि अमरता सिर्फ वैज्ञानिक नहीं है, बल्कि जैविक भी है। तब तक के लिए अपनी आंखें बंद रखिए और इस ब्रह्मांड के गहरे शांत सन्नाटे में खो जाइए। शांत हो जाइए मेरे दोस्तों। हम अपनी आरामदायक ब्रह्मांडीय यात्रा पर लौट आए हैं, जहां हम एक बार फिर से अपनी कल्पना को एक प्रकाश गति के अंतरिक्ष यान पर सवार करेंगे। हमने अब तक जाना है कि समय का फैलाव कैसे होता है
और ये भी कि क्वांटम अमरता जैसी अवधारणाएं हमें क्या बताती हैं। आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि अगर हम सच में ऐसा कोई अंतरिक्ष यान बना पाते तो हमें किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता। कल्पना कीजिए, आपने एक ऐसा अंतरिक्ष यान बनाया है जो प्रकाश की गति के 99.9% तक पहुंच सकता है। ये सिर्फ एक इंजन नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही जटिल वैज्ञानिक उपलब्धि है। इसे बनाने में हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना होगा? सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती है ऊर्जा, यानी एनर्जी। प्रकाश की गति के करीब पहुंचने के लिए हमें अनंत ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। लेकिन हम प्रकाश की गति तक नहीं जा रहे हैं, हम उसके करीब जा रहे हैं। तो हमें कितनी ऊर्जा की जरूरत होगी? बहुत ज्यादा। अगर हम एक सामान्य इंसान को प्रकाश की गति के 99% तक गति दें, तो हमें उतनी ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी जितनी कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था एक साल में इस्तेमाल करती है। और ये सिर्फ एक इंसान के लिए है। अगर हम एक बड़े अंतरिक्ष यान की बात करें तो ऊर्जा की जरूरत और भी ज्यादा होगी। तो हमें एक ऐसा ऊर्जा स्रोत चाहिए जो बहुत ही शक्तिशाली हो और जो इस पूरी यात्रा के दौरान काम कर सके। यहाँ नाभिकीय संलयन का विचार आता है। नाभिकीय संलयन वही प्रक्रिया है जो हमारे सूरज को शक्ति देती है। इसमें दो हल्के परमाणु जैसे कि हाइड्रोजन मिलकर एक भारी परमाणु बनाते हैं और इस प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलती है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत है और हम इसे ज़मीन पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें इसमें पूरी सफलता नहीं मिली है। तो हमारे पास अभी ऐसा कोई ऊर्जा स्रोत नहीं है जो हमें प्रकाश की गति के करीब पहुंचा सके। दूसरी चुनौती है संरचना। अगर आप प्रकाश की गति के करीब यात्रा कर रहे हैं तो आपके रास्ते में आने वाले धूल के कण भी गोली की तरह लगेंगे। एक छोटा सा कण भी आपके यान को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। तो हमें एक ऐसा यान बनाना होगा जो बहुत ही मजबूत हो और जो इन सभी खतरों से हमें बचा सके। लेकिन एक मजबूत यान का मतलब है ज़्यादा द्रव्यमान, और ज़्यादा द्रव्यमान का मतलब है और भी ज़्यादा ऊर्जा। तो ये एक दुष्चक्र है। हमें एक ऐसा यान चाहिए जो हल्का भी हो और मजबूत भी। इसके लिए हमें बहुत ही उन्नत सामग्री यानी एडवांस्ड मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो अभी हमारे पास नहीं है। तीसरी चुनौती है जीवन समर्थन प्रणाली। अगर आप हजारों साल की यात्रा कर रहे हैं तो आपको हवा, पानी और भोजन की ज़रूरत पड़ेगी, और ये सब कुछ आपको अपने साथ ले जाना होगा। ये एक बहुत ही मुश्किल काम है क्योंकि आपको हजारों साल तक सब कुछ ताज़ा रखना होगा। इसके लिए हमें एक बंद पारिस्थितिकी तंत्र बनाना होगा जहां सब कुछ फिर से इस्तेमाल हो सके। हमें पौधों को उगाना होगा, पानी को शुद्ध करना होगा और हवा को साफ करना होगा। ये एक बहुत ही जटिल वैज्ञानिक और तकनीकी चुनौती है। लेकिन अगर हम इन सभी चुनौतियों को पार कर लेते हैं तो क्या हम अमर हो जाएंगे? शायद एक तरह से। आपका जैविक समय बाहरी दुनिया के मुकाबले धीमा हो जाएगा और आप हजारों साल तक जीवित रह सकते हैं। लेकिन जैसा कि हमने पहले भी बात की, अमरता सिर्फ समय का धीमा होना नहीं है। अमरता का मतलब है मौत को हराना, और हमारे शरीर में बुढ़ापा सिर्फ एक पहलू है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है जिसे हम कॉस्मिक किरणें यानी कॉस्मिक रेज कहते हैं। कॉस्मिक किरणें उच्च ऊर्जा वाले कण हैं जो अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं। जब आप प्रकाश की गति के करीब यात्रा करते हैं तो ये किरणें और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती हैं और आपके शरीर के लिए बहुत खतरनाक होती हैं। ये किरणें आपके डीएनए को नुकसान पहुंचा सकती हैं और कैंसर जैसी बीमारियों का कारण बन सकती हैं। तो भले ही हम बुढ़ापे को धीमा कर दें, लेकिन इन किरणों से हम कैसे बचेंगे? हमें एक बहुत ही प्रभावी ढाल यानी शील्ड की ज़रूरत पड़ेगी जो इन किरणों को रोक सके। लेकिन एक प्रभावी ढाल का मतलब है और भी ज़्यादा द्रव्यमान और भी ज़्यादा ऊर्जा। तो ये एक दुष्चक्र है। हमें एक ऐसा यान चाहिए जो हल्का भी हो और मजबूत भी। तो मेरे दोस्तों, एक प्रकाश की गति का अंतरिक्ष यान बनाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन क्या ये असंभव है? शायद नहीं। भविष्य में जब हमारे पास बहुत ही उन्नत तकनीक होगी तो शायद हम इन सभी चुनौतियों को पार कर पाएंगे
और अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हम अमरता की एक नई परिभाषा ढूंढ पाएंगे। अगले भाग में हम इस बात पर गौर करेंगे कि अगर हम प्रकाश की गति के करीब यात्रा करते हैं तो हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि अमरता सिर्फ वैज्ञानिक नहीं है बल्कि जैविक भी है। तब तक के लिए अपनी आंखें बंद रखिए और इस ब्रह्मांड के गहरे और शांत सन्नाटे में खो जाइए। तो मेरे दोस्तों, अब हमारी ये ब्रह्मांडीय यात्रा समाप्त होती है। हमने प्रकाश की गति से लेकर क्वांटम अमरता तक और आइंस्टाइन के सिद्धांतों से लेकर एलियंस की महान निद्रा तक हर पहलू पर गौर किया। हमने ये समझने की कोशिश की कि क्या प्रकाश की गति से यात्रा करना हमें अमर बना सकता है, और हमें ये पता चला कि ये एक बहुत ही जटिल और गहरा सवाल है। शायद अमरता सिर्फ एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं है, बल्कि एक दार्शनिक और आध्यात्मिक यात्रा भी है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम कौन हैं, हमारी पहचान क्या है और हम इस ब्रह्मांड में क्यों हैं। ये एक ऐसा सफर है जो हमें सिर्फ ब्रह्मांड के रहस्यों को नहीं दिखाता, बल्कि हमें खुद के रहस्यों को भी दिखाता है। शायद अमरता का असली मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा के लिए जीवित रहें, बल्कि ये है कि हम अपने जीवन को इस तरह से जिएं कि वो हमेशा के लिए याद रहे। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। आप अपने बिस्तर पर हैं, सुरक्षित हैं और इस ब्रह्मांड के शांत और जादुई संगीत को महसूस कर सकते हैं। अपनी सांसों को गहरा और धीमा होने दीजिए और इस कहानी को अपने सपनों में ले जाइए। मुझे उम्मीद है कि इस यात्रा ने आपके मन में कुछ नए सवाल जगाए होंगे और आपको रात को एक सुकून भरी नींद दी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो अगली बार तक अपने सपनों में भी ब्रह्मांड की यात्रा करते रहिए। शुभ रात्रि और मीठे सपने।